हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज ये जो हेडिंग देख रहे हैं ना आप, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो आज हम केवल क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो केवल हम ये आज समझने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज यानी 3.3 एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं, इसके अंदर बेसिकली सारे क्वाड्रिलेटरल्स का यूज हुआ है। तो पहले उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या क्या है, क्या उनके नाम है, कैसे उनको यूज किया जाता है, तभी तो हम कर पाएंगे ना एक्सरसाइज को। तो चलो समझते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहला आपका क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि कितनी लाइंस होनी चाहिए, साइड्स कितनी होनी चाहिए, 4, है ना। और सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होना चाहिए, 360। ठीक है, ये दो बातें तो आपको याद रखनी है हर तरीके के क्वाड्रिलेटरल में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होना चाहिए, 360, और साइड्स कितनी होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 साइड्स होती हैं। अब इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम, वो हम आज समझने वाले हैं। देखो ट्रेपेजियम क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ऐसी शेप है जिसमें कोई भी दो साइड, वो भी अपोजिट वाली, एक दूसरे से पैरेलल है ना। केवल वन पेयर ही तो पैरेलल है, दूसरा देखो ये वाली साइड, क्या ये वाली साइड इसके पैरेलल है, नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात, इट इज अ 2D शेप। क्या है ये, इट इज अ 2D शेप। ये एक 2D शेप है। अब 2D शेप क्या होती है, 2D शेप का मतलब होता है ऐसी शेप्स या ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर हम कुछ सामान रख सकते हैं, हम खुद खड़े हो सकते हैं, उसको हम 2D शेप कहते हैं। और जिसका केवल मेनली एक फेस होता है, जिसको हम केवल एक ही तरफ से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं 2D। ठीक है, अब नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इसमें डायगोनल खींच दूं यहां से ऐसे, तो देखो काट रहे हैं ना एक दूसरे को, है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द diagonals always intersect each other। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो सारे एंगल का जो सम होगा, यानी टोटल एंगल का सम कितना बताया मैंने आपको, 360। ठीक है, तो आपको बात याद रखनी है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब इस एंगल के साथ वाला एंगल ये, इसके साथ वाला ये, इसके साथ वाला ये, और इसके साथ वाला ये, यानी कोई भी आप दो एडजेसेंट एंगल अगर लेंगे तो उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर बात। चलो नेक्स्ट देखो, लिखिए इस लाइन को, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। यानी अगर मैं इस वाले एंगल को लूं और मैं इस वाले एंगल को लूं तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, और इन दोनों का कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 180। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 360। ठीक है बात। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इनका टोटल का सम करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कितना होगा टोटल सम, 360 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, द sum of all interior angles is 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स
इज इक्वल, यानी केवल एक अपोजिट साइड का केवल एक ही पेयर ऐसा है जो इक्वल होगा, दूसरा पेयर अपोजिट साइड का इक्वल नहीं होगा। देखो ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल होगा, यानी जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। लेकिन यहाँ देखो B1 और B2 को देखो, क्या B1 की लेंथ B2 के बराबर दिख रही है? नहीं दिख रही ना, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट किसका क्या होगा कि वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, यानी एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होता। बात समझ में आ गई? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब एक पेयर इक्वल है दूसरा पेयर नहीं है। इसी तरीके से वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड, एक नॉन पैरेलल साइड पेयर होता है जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यानी ये B1 B2 एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन AD और BC एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रेपेजियम करोगे। अगर ये बातें आपके माइंड में रहेंगी तो बिल्कुल भी ट्रेपेजियम में मिस्टेक नहीं होगी समझने में, है ना, क्योंकि शेप्स ऑलमोस्ट सभी की ना मिक्स हो जाती है। जब हम सारे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लेते हैं तो सभी की शेप ऑलमोस्ट मिक्स हो जाती है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखेंगे तो हमें ये बातें बिल्कुल याद रहेंगी और हम शेप्स को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका काइट, और नीचे पिक्चर बनी हुई है रोम्बस की। तो काइट और रोम्बस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देख लेंगे। पहले देखते हैं काइट क्या है। देखो एक ऐसी शेप, यानी क्वाड्रिलेटरल की एक ऐसी शेप जो आपको काइट जैसी दिख रही है ना, उसी को हम काइट कहते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, यानी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहली बात, जो लाइन होगी, दो लाइन, यानी ये वाली लाइन इसके बराबर और ये वाली लाइन इसके बराबर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। देख रहे हो सब जगह से 90 डिग्री बन रहा है। तीसरी बात, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई? चल इतना पहले लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू पेयर्स ऑफ adjacent side are equal। एडजेसेंट साइड समझते हो ना, बराबर बराबर की, यानी ये वाली साइड इसके बराबर। ये देखो एडजेसेंट है, एक दूसरे से लगी हुई है ना, तो दोनों साइड एडजेसेंट साइड बोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी मैंने आपको बताया अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज देख लेना, बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, केवल एक पेयर एंगल का बराबर होगा। ये वाला पेयर इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं ना, ये मैंने आपको दिखाया बनाकर 90। और जब भी आपको इस तरीके का साइन लगा हुआ मिले, मतलब समझो कि वहां पर जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे डायगोनल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका हाफ कर देंगे, तब वो एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो लिख लो इसको, द एरिया ऑफ अ काइट
is equal to half of the product of the length of its diagonals. कैसे लिखेंगे एरिया? ऐसे लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 diagonals, प्रोडक्ट ऑफ diagonals. ठीक है, बताओ समझ में आ रही है ना बातें? याद रहेंगी, भूलेंगे तो नहीं? फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि हाँ जी समझ में आ रही है, याद रहेंगी, आगे हम नहीं भूलेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, रोम्बस. रोम्बस भी काइट की तरह होता है. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये काइट है या रोम्बस है, या रोम्बस काइट है या काइट रोम्बस है. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको. अब मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है, काइट का भी है और रोम्बस का भी है. तो डिफरेंस आप खुद देखो एक बार. क्या काइट और रोम्बस आपको सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, अलग अलग है ना. तो इसका मतलब काइट एक अलग क्वाड्रिलेटरल है और रोम्बस एक अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, अब हम रोम्बस के बारे में देखते हैं. रोम्बस के बारे में सबसे पहली लाइन है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, और स्क्वायर को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो आपका रोम्बस बन जाता है, यानी एक डायमंड जैसी शेप बन जाती है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स इक्वल है. रोम्बस हेडिंग डाल देती हूं मैं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है ना. समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक, थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट ईच अदर. यहां पर भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं. ठीक है, बस यही एक लाइन दोनों में क्या है? कॉमन है. डायगोनल्स इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, और सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यानी दो एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बना लेंगे? 180 डिग्री बना लेंगे. और यहां पर भी ध्यान रखना बात कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी? बताओ जल्दी से, हम सब करके बताओ किस किस को याद रहेंगी. अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर करना कि हाँ जी आपको समझ में आ गया और अब आप नहीं भूलेंगे और हमें याद रहेंगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? पैरेललोग्राम. अभी हमने रोम्बस देखा और अब हमारे पास देखो उसी की अपोजिट फिगर है पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पैरेललोग्राम को समझ लेते हैं क्या है. यहां पर भी हम बिल्कुल सेम चलेंगे कि जैसा आपको नाम से पता चल रहा है. क्या लिखते हैं ऊपर? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल. पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही है. रोम्बस क्या है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है. जो पैरेललोग्राम है वो आपका किससे बनेगा? रेक्टेंगल से बनेगा. जो रोम्बस है वो आपका किससे बनेगा? वो आपका स्क्वायर से बनेगा. तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, देखो suggest it has something to do with parallel lines, यानी इसमें जो अपोजिट लाइंस होती है वो पैरेलल होती है. ठीक है, अपोजिट लाइन पैरेलल होती है, अपोजिट लाइंस इक्वल होती है और
एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दो टाइप के एंगल होते हैं, सिखाए ना मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री तो दो एंगल मिलाकर कितने बनेंगे, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री दो एंगल मिलाकर कितने बनते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और यहाँ पर भी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पता चल गया। ठीक है, चलो लिखो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझे, बिल्कुल सेम। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और बिल्कुल सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम। ठीक है, उसी तरीके से कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, वो भी साथ वाले एंगल। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब अगर आप इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करोगे तो प्लस क्या आएगा आपका, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल बोलो, कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, लिखो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आ गई ना इतनी सारी बातें। देखो यहाँ लिखा भी है नीचे, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angle are equal, adjacent angle are added to 180, diagonal bisect each other। diagonal एक दूसरे को जरूर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ 90 डिग्री पर नहीं करते। कहां पर करते थे 90 डिग्री पर, एक तो काइट में और दूसरा रोम्बस में। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, रोम्बस किससे बना था, वो स्क्वायर की एक शेप है, टिल्टेड शेप है। ठीक है, और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की टिल्टेड शेप है। रोम्बस में जो डायगोनल से एक दूसरे को कट करेंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा एंगल बन जाएगा, है ना। 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलो बताओ, समझ में आ गया ना। यहाँ देखो इकट्ठा सब कुछ, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मैंने सब समझा दिया है, अब इस चीज की जरूरत है नहीं, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। रोम्बस अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सारी साइड इक्वल है इसमें, और इसमें क्या है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर जो डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे वो 90 डिग्री पर करेंगे, ध्यान रखना, है ना। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी सारी प्रॉपर्टीज की पैरेललोग्राम जैसी होती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, केवल ये प्रॉपर्टी इसकी पैरेललोग्राम जैसी नहीं होती, और दूसरी की साइड्स इक्वल नहीं होती, है ना। अपोजिट साइड्स, सॉरी, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वाला देखो, रेक्टेंगल। अब क्या कह सकते हैं इसको, कि अगर पैरेललोग्राम को मैं 90 डिग्री के एंगल पर बना दूं, या राइट एंगल पर बना दूं इसकी लाइंस को, तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा ना। यानी हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल इज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। केवल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर जो लाइन होंगी, इनकी जो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे सारे के सारे एंगल। ठीक है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम जैसी होती है, बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, 90 डिग्री पर नहीं होंगे बाइसेक्ट डायगोनल्स, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर नया क्या है, ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, यानी हर एंगल इसका कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, और डायगोनल्स आर इक्वल, इसकी डायगोनल्स कैसी होंगी, डायगोनल इसकी इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर सब जानते हैं, है ना।
सब जानते हैं, यानी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की एक टाइप है। ध्यान रखना, जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की एक टाइप है, लेकिन क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, यानी सारी प्रॉपर्टीज की कैसी होंगी, पैरेललोग्राम जैसी, रोम्बस जैसी और रेक्टेंगल जैसी ही होंगी। ठीक है, और वो हम अभी बैक में सारा समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, काइट अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, यानी ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, यानी ये दो छोटी साइड्स है और ये दो बड़ी साइड्स है, तो डायगोनल भी कैसे बनेंगे भाई, एक डायगोनल बड़ा बनेगा और एक डायगोनल छोटा बनेगा, काटेंगे तो 90 डिग्री पर ही, लेकिन वन डायगोनल इज ग्रेटर देन या लार्जर देन या बिगर देन अदर डायगोनल। ठीक है, यहाँ देखो, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन द फिगर, फिगर में दिया हुआ है। ठीक, तो बताओ भाई, समझ में आया सभी लोगों को क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कैसी लगी आपको क्लास, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है। इस टाइम पर डेली एक क्लास में अपलोड करती हूँ, जिससे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, और फुली आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस अभी चल रहा है। चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है और चैप्टर 15-16 तक बिल्कुल फिनिश करेंगे, वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले क्लास 7th, क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी में करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट अपडेट है ना। और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से क्लास 5 की वीडियो देखेंगे, वहां पे पूरी की पूरी वीडियो जो मैंने बनाई है, यानी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप क्लास 5 की वीडियो में जाकर देख सकते हो, आपको वहां पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, इसी की 3.3 की एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।